स्वागत है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के अगले लेक्चर में। आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं भाषा और विचार के ऊपर, लैंग्वेज एंड थॉट के ऊपर। लैंग्वेज इज समथिंग जो कि हम सबको काम आती है, हर जगह पे आती है, जिसकी वजह से हमारी अंडरस्टैंडिंग है, सिंथेसाइज हम कर पाते हैं किसी चीज को। फिर स्किल एक है जो डेवलप होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पैटर्न है, बहुत सारी चीजें हैं जो लैंग्वेज के अंतर्गत आती है। लैंग्वेज अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, राइट। इन सबको देखेंगे हम इस पूरे वीडियो लेक्चर में। और जितने सीडीपी रिलेटेड कंटेंट है, उन सारे कंटेंट के वीडियो लेक्चर को अवेल करने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जहां पे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। गो देयर एंड चेक इट आउट फॉर मोर। अभी जैसे कि मैंने बताया कि लैंग्वेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वैसी लैंग्वेज जो है ऑल ओवर द ग्लोब, ऑल ओवर द कॉस्मोस, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। इंग्लिश, स्पेनिश, अरेबिक, डच, बंगाली, हिंदी, मैड्रिड, पोलिश, एवरीथिंग, बहुत बहुत सारी लैंग्वेजेस। तो इन सारी लैंग्वेज, ये सारी लैंग्वेजेस जो है वो बिल्कुल इक्वल है, कोई ऊपर कोई नीचे नहीं है। तो लैंग्वेज है क्या? लैंग्वेज इज बेसिकली मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, संचार का माध्यम है। अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का एक माध्यम जो है वो है लैंग्वेज, ठीक है। इसमें जो नंबर ऑफ लेटर्स हैं, जो अल्फाबेट्स हैं, वो फिक्स हैं। जैसे हिंदी और इंग्लिश को लेके चलते हैं, हिंदी में 52 है और इंग्लिश में 26 है, तो ये बिल्कुल फिक्स है। लेकिन इन फिक्स्ड सेट ऑफ लेटर्स से, इन फिक्स्ड सेट ऑफ अल्फाबेट से हम अनलिमिटेड मीनिंगफुल सेंटेंसेस और वर्ड्स बना सकते हैं। इस लैंग्वेज के इस जो ये लेटर की ये जो प्रॉपर्टी है, इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट जनरेटिविटी, अनंत सृजनशीलता। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इस पॉइंट को बड़ा ध्यान रखिएगा। 5 रूल ऑफ लैंग्वेज सिस्टम इज देयर, जिसमें से पहला रूल हमारा कहता है फोनोलॉजी। ये फोनोलॉजी इज बेसिकली साउंड सिस्टम। जो साउंड आ रहा है किसी भी शब्द को बोलते वक्त, दैट इज फोनोलॉजी। ए को बोलते वक्त, मैं हिंदी में बोलूं या इंग्लिश में बोलूं, ए जब भी मैं बोल रही हूं यहाँ पे वही साउंड आता है। या फिर जब मैं री बोल रही हूं, तब र और ई दोनों के मिलने से एक नया शब्द बना है, एक नया लेटर बना है जो है री। तो इसकी भी एक साउंड है जो 2 लेटर्स के मिलने से आ रही है, ठीक है। तो ये जो साउंड है, जो साउंड सिस्टम है, वो है फोनोलॉजी। नेक्स्ट इज फोनीम। फोनीम जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड है, जैसे ए बोलना। अब ए को हम नहीं तोड़ सकते हैं, री को हम तोड़ सकते थे, लेकिन ए को हम फर्दर नहीं तोड़ सकते हैं। जो स्मॉलेस्ट यूनिट है साउंड की, वो है फोनीम। एंड लास्ट इज फोनोलॉजिकल अवेयरनेस। फोनोलॉजिकल अवेयरनेस इज नॉलेज अबाउट फोनोलॉजी। आपको साउंड सिस्टम के बारे में पता है कि जो चीजें आप बोल रहे हो, उसका जो साउंड आ रहा है वो कैसा है, उसकी जो नॉलेज है आपको, अवेयरनेस है आपको, दैट इज फोनोलॉजिकल अवेयरनेस। नेक्स्ट प्रणाली है हमारी मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी इज सिस्टम ऑफ वर्ड्स, नया वर्ड बनाना और जो पुराना वर्ड है उसमें कुछ ऐड करना और नया वर्ड बना देना, दैट इज मॉर्फोलॉजी। स्ट्रक्चर हमने एक पकड़ा है और उसमें कुछ ऐड किया और नया वर्ड बनाया है, उसी को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो ये जो ऐड हम कर रहे हैं, या तो हम पहले ऐड करते हैं वर्ड के या फिर बाद में ऐड करते हैं, राइट। तो इंग्लिश और हिंदी में क्या होगा, ये उपसर्ग और प्रत्यय होगा। प्रीफिक्स एंड सफिक्स जो हम यूज करते हैं, नया वर्ड बनाते हैं, दैट इज हियर। नाउ इट इज वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज मॉर्फीम। मॉर्फीम क्या है कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग है किसी भी भाषा में, जो सबसे छोटी इकाई है मीनिंग की, उसको हम मॉर्फीम कहते हैं। इसको हम रूट वर्ड भी बोल सकते हैं। जैसे कि स्मॉलर है, स्मॉलर 2 वर्ड से मिलके बना, या काइंडनेस है, वो 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। काइंडनेस में काइंड और नेस आता है, स्मॉलर में स्मॉल और ER जोड़ के हम बना रहे हैं, तब स्मॉलर बन रहा है, उसको हम ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन जैसे काइंडनेस में हम काइंड को ब्रेक नहीं कर सकते, स्मॉलर में हम स्मॉल को ब्रेक नहीं कर सकते। तो ये जो काइंड और स्मॉल है, दे आर मॉर्फीम। अब उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग, स्मॉल का मतलब हमें समझ में आ रहा है, काइंड का मतलब हमें समझ में आ रहा है, उसको हम तोड़ नहीं सकते हैं आगे, तो वो है हमारा मॉर्फीम। नेक्स्ट इज मॉर्फोलॉजिकल अवेयरनेस। मॉर्फोलॉजी के बारे में जो आपको पता है, जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो है मॉर्फोलॉजिकल अवेयरनेस। आप नए नए शब्द बना सकते हैं, प्रत्यय उपसर्ग का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे नए शब्दों का संचार कर सकते हैं, तो वो है मॉर्फोलॉजिकल
अवेयरनेस, आप अपने परफॉर्मेंस को बूस्ट कीजिए डेली बाइट्स के साथ। सीटेड बीएड एमए और नेट जीआरएफ के जितने भी मॉक पेपर्स हैं वो सारे अवेलेबल हैं www.dellybytes.in पे। गो देयर एंड चेक इट आउट फॉर मोर। आगे बढ़ते हैं लैंग्वेज सिस्टम में। हमारा तीसरा सिस्टम है सिंटेक्स के बारे में। सिंटेक्स इज ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंसेस। यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है आई एम ईटिंग आइसक्रीम, और यहाँ एक लिखा हुआ है ईटिंग एम आइसक्रीम आई। तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं तो प्रॉपर वे में जो सेंटेंस बना हुआ है जिससे एक सेंस पता चल रहा है, तो वो पहला वाला सेंटेंस है जिससे कि हमें सेंस पता चल रहा है। जो दूसरा वाला सेंटेंस है इससे हमें कुछ भी नहीं पता चल रहा है कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। तो जो पहला वाला सेंटेंस है दैट इज सिंटैटिकली करेक्ट, जिसमें सब्जेक्ट, एक्सिलियरी वर्ब, ऑब्जेक्ट और जो वर्ब है वो सब अपनी पोजीशन पे है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है, समझ आ रही है, उसी को हम सिंटेक्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स इज ऑर्डर ऑफ वर्ड इन अ सेंटेंस इन सच अ वे दैट इट मेक्स सेंस। कोई भी चीज, कोई भी वर्ड का जो ऑर्डर है वो सेंस बनाना चाहिए। इसमें कॉमन सेंस ऑफ ग्रामर बहुत ही ज्यादा चेक होता है। एज इन एग्जाम्पल देखिए, माई ग्रैनी इज आउट ऑफ ऑर्डर एंड माई टेलीविजन इज सिक। क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं, ये सेंटेंस सही नहीं है। ग्रैनी आउट ऑफ ऑर्डर कैसे हो सकती है? बिकॉज ग्रैनी इज लिविंग, तो ग्रैनी सिक हो सकती है, और टेलीविजन सिंस वो एक मशीन है तो वो आउट ऑफ ऑर्डर होगा। तो ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि जो ये दोनों सेंटेंसेस हैं वो सिंटैक्टिकली बिल्कुल सही हैं। इसमें वर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट है, सारी चीजें हैं, लेकिन सिमेंटिकली ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इससे सेंस निकल के जैसा आना चाहिए वो सही नहीं आ रहा है। जैसे साइकिल पंचर होती है, साइकिल सिक नहीं हो सकती है, राइट? वैसे ही टेलीविजन सिक नहीं होगा, टेलीविजन आउट ऑफ ऑर्डर होगा। जो आउट ऑफ ऑर्डर एक शब्द है ये हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ ज्यादा यूज करते हैं। तो जहां पे भी ऐसी चीज होगी वहां पे हम सिक, पंचर, ये सारी चीजें यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक सेंस है, उस सेंस को हम सिमेंटिक्स बोल रहे हैं। एंड लास्ट इज प्रैग्मेटिक्स। प्रैग्मेटिक्स जो सेंटेंसेस को हम रियल लाइफ में यूज करते हैं वो है प्रैग्मेटिक्स। कोई रिटन रूल नहीं है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन कल्चर, सोसाइटी एंड सिचुएशन। अब यहाँ कल्चर, सोसाइटी एंड सिचुएशन की क्या बात हो रही है? अलग अलग भाषाएं हैं। जैसे लखनऊ की भाषा में बहुत ही मिठास है, करिएगा, खाइएगा, ऐसे करके बात होती है। लेकिन अगर हम हरियाणा में चले जाएं या दिल्ली में आ जाए, करोगे, खाओगे, ये वाली बात होती है। बड़े छोटे सबके लिए हम यूज करते हैं। लखनऊ में हम ये बात नहीं करते हैं, बहुत लचक है वहां की भाषा में। तो इसकी वजह से, कल्चर की वजह से जो प्रैग्मेटिक्स है ये बदल जाता है। अगर लखनऊ के जो प्रॉपर लखनऊ के इंसान है उनको अगर जाके किसी हरियाणवी ने ऐसे बोल दिया अरे खाएगा के, तो वहां पे क्या होगा? उनको ये चीज बहुत बुरा लगेगा। लेकिन अगर बहुत ही जैसे वो लोग बात करते हैं उनसे उनके लहजे में बात की जाए, आप खाइएगा क्या, तो वहां पे उनको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये कोई रिटन रूल नहीं है कि हमें ऐसे ही बोलना है। लेकिन प्रैग्मेटिक्स क्या कहते हैं कि रियल लाइफ में हम कैसे सेंटेंसेस को यूज कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन सिचुएशन, समथिंग लाइक दैट कि जैसे मैं चश्मा पहनती हूँ तो मैंने बेड पे चश्मा रख दिया, मेरा भाई आया और बैठ गया, टूट गया, मैंने उसको बहुत जोर से फटकार लगा दी, तुम अंधे हो क्या, तुम्हें दिखता नहीं है, कैसे मेरा चश्मा तोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मेरा इतना महंगा था, अब मैं कैसे काम करूंगी। उसको पूरा डांट दिया मैंने, ठीक है। लेकिन सेम सिचुएशन ये हुई कि मेरे पेरेंट्स में से कोई आके बैठ गए, मैं उनको इस टोन में, इस लहजे में बोल सकती हूँ कि आप अंधे हैं क्या, आपको दिखा नहीं क्या, ये मेरा टूट गया, मैं काम कैसे करूंगी। ये हम बिल्कुल वहां नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज वहां पे क्या है, सिचुएशन ऐसी है। वहां पे एक सिचुएशन ऐसी थी, सेम चीज हो रही है, चश्मा ही टूट रहा है, सेम चीज हो रही है, लेकिन वहां पे क्या हो रहा है, एक जगह कोई ऐसा है जिसको हम बोल सकते हैं, एक जगह कोई ऐसा है जिसको हम नहीं बोल सकते हैं। यहाँ इमेज में भी देखिए, यहाँ पे इस लड़के ने कहा है कॉल मी अ कैब, और लड़की समझ नहीं पाई किसको क्या बोलना है। इसने क्या कहा, ओके यू आर अ कैब। दोनों गलत नहीं है पर दोनों सही भी नहीं है, राइट। यहाँ पे समझ की फर्क है। यहाँ प्रैग्मेटिक्स हमें यही बताता है कि जो रियल लाइफ में हम यूज करते हैं सेंटेंसेस को, दैट इज प्रैग्मेटिक्स। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोट्स्की ने अपनी कुछ बातें कही हैं, उसको समझते हैं। सबसे पहला पियाजे ने बात कर रखा है ईगोसेंट्रिक स्पीच के बारे में। ईगोसेंट्रिक स्पीच इज समथिंग जो बच्चे अपने आप में बड़बड़ाते हैं। बच्चे को अगर काम दे दीजिए तो वो बड़बड़ाते हैं, ठीक है। तो जो वो बच्चे बड़बड़ा रहे हैं दैट इज ईगोसेंट्रिक स्पीच, जो पियाजे ने कहा कि वो कोई यूज का नहीं होता है।
और इन्होंने एक बात और की कलेक्टिव मोनोलॉग के बारे में। तो मोनोलॉग इज समथिंग कि हम अपने आप से बात कर रहे हैं। तो कलेक्टिव मोनोलॉग क्या है कि 10 बच्चे हैं, वो कुछ सोच रहे हैं अपने दिमाग में और कुछ बड़बड़ा रहे हैं, तो दैट इज कलेक्टिव मोनोलॉग। इसको भी इन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी है। देन नेक्स्ट इज सोशल स्पीच, रिलेटिवली यूजफुल बताए कि हाँ सोसाइटी में हम कुछ सोच रहे हैं, अपने अंदर कुछ बोल रहे हैं, तो दैट इज समथिंग यूजफुल। लेकिन इसको इन्होंने तब भी प्रायोरिटी या फिर कुछ इंपॉर्टेंस नहीं दी है। और इनका मानना था जो लैंग्वेज है और थिंकिंग है ये दोनों एक साथ मिक्स नहीं होते हैं, दोनों अमेलगमेट नहीं होते हैं, ये दोनों बिल्कुल इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। वहीं वाइगॉट्स्की जो ईगोसेंट्रिक स्पीच है उसको वो कहते हैं प्राइवेट स्पीच। जब बच्चा ये देख रहा होता है, प्राइवेट स्पीच को समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि किसी बच्चे को आप कोई टास्क दे दीजिए, राइट, वो अपने आप में बड़बड़ाते रहता है, ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, मम्मा ने तो ऐसे किया था, पापा ने ऐसे बताया था, ये अपने आप को वो इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है। तो दैट इज कि वो प्राइवेट स्पीच, अपने आप से बात कर रहा है, तो वो प्राइवेट स्पीच है। और वाइगॉट्स्की ने इसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया है क्योंकि ये थॉट्स, बिहेवियर एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड को बहुत ही ज्यादा इनहेंस करता है। जहां पे भी प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, जहां पे प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ है, बच्चा जूझ रहा है, तो वो अपने आप को इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है। बिहेवियर में उसके चेंज आता है, जो हम देखते हैं वो प्राइवेट स्पीच की वजह से आता है। जो वो सोच रहा होता है वो सामने से बोल रहा होता है, जो भी वो सोच रहा है वो दिमाग में नहीं सोच रहा होता, वो मुंह से सोच रहा होता है। बच्चे सोचते हैं, बोलते हैं, बिल्कुल ये चल रहा होता है उनका। तो दैट इज प्राइवेट स्पीच। एंड देन प्राइवेट स्पीच आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स से 6 years और 10 years और मे बी 12 years, 6 years मैक्सिममली, और उसके बाद बच्चों की जो प्राइवेट स्पीच है वो इनर स्पीच बन जाती है। वो मन में सोचना शुरू कर देते हैं, जो भी सोचते हैं मन मन में सोचते हैं, वो कभी भी बताते नहीं है क्या सोच रहे हैं। जैसे हम बात करते हैं या हम खाली वक्त में बैठे रहते हैं तब भी हमारा दिमाग कुछ सोच रहा होता है और मन ही मन में हमारे एक डायलॉग चल रहा होता है। तो दैट इज इनर स्पीच, जो अंदर में डायलॉग चल रहा है। और वाइगॉट्स्की ने इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया। उनका ये कहना था कि 0 to 3 months में भी और 1 year तब तक के लिए ये जो लैंग्वेज और थिंकिंग है ये दोनों बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहते हैं। लेकिन जैसे टाइम बीतता है, लेट्स से 1 year 1 to 2 year, लैंग्वेज और थिंकिंग दोनों एक पास आना शुरू होते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 3 years आते आते लैंग्वेज और थिंकिंग ओवरलैप करना शुरू करते हैं, मिलना शुरू हो जाते हैं। जब शब्द बच्चा बोलना शुरू करता है, 1 2 3 वर्ड्स बोलता है, टूटे टूटे वर्ड्स बोलता है, तो जो सोचता है वो लैंग्वेज उसकी डेवलप होती है, वो बोलता है। एंड देन आफ्टर 5 years, मे बी 5 और 6 years के जब बच्चे हो जाते हैं तब उनकी लैंग्वेज और थिंकिंग ओवरलैप कर जाती है, बिल्कुल कंप्लीटली अमेलगमेट हो जाती है, एक साथ हो जाती है वो, और एक जैसा वो सोचते हैं जैसा वो बोलते हैं। बिल्कुल ये बात कर रहे हैं वाइगॉट्स्की। और आप देख सकते हैं कि वाइगॉट्स्की की जो थिंकिंग है वो बहुत ही एप्ट है, इस बारे में बहुत ही सही सोच रहे हैं, ये अभी भी एप्लीकेबल है। वहीं पियाजे की जो थिंकिंग है इस बारे में बहुत ज्यादा सही साबित ये नहीं हो पाए। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाएं वहां, जुड़े और नए वीडियोस के अपडेट को प्राप्त करें। अब आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अंटिल देन, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड टू डेली वाइट्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।